Hello everyone. So in this video, I'm going to solve previous year papers of economics. ठीक है पिछले videos में we are done with geography PYQs. ठीक है देखिए geography में जो part 2 था there was one question 34 question था उसका आंसर मैंने करेक्ट करा दिया था that was your लक्षद्वीप आंसर था. देखिए उसमें एक और चीज थी मैं आपको बताती हूँ. जस्ट वेट. सी जो पिछले वीडियो में ज्योग्राफी का वीडियो था पार्ट 2 उसमें मैंने आपको बताया था क्वेश्चन था 34th वाला. ठीक है लेट मी करेक्ट यू. तो उसका आंसर वाज लक्षद्वीप. ठीक है अभी क्या होता है ना कुछ कुछ चीजों में क्या होता है कि एनालिसिस किया होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको आता है. जैसे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है आता होगा तो ठीक है नहीं आता तो आप छोड़ सकते हो. ठीक है उन्होंने क्या पूछा था टोटल फॉरेस्ट एरिया या लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया नहीं पूछा था उन्होंने परसेंटेज पूछा था टू द टोटल जोग्राफिकल एरिया. ठीक है और स्टेट यूटी दोनों पूछा था उसने कि कोई भी हो सकती है. सो अगर हम यूटी की बात करें तो आपका लक्षद्वीप है और अगर स्टेट की बात करें तो मिजोरम था. बट अगर दोनों में कंपैरिजन होगा आपका तो लक्षद्वीप का था अराउंड 90 पॉइंट समथिंग एंड इट वाज अराउंड 88 पॉइंट समथिंग. ठीक है वो मैंने आपको कमेंट में वो कर दिया था बता दिया था. और आपको एक और चीज बताऊं देखो कुछ कुछ चीजें मैं खुद भी भूल जाती हूँ. ठीक है अप्लाई करना भूल जाती हूँ इसलिए बोलती हूँ कि सिली मिस्टेक कम किया करो और जो जो भी मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ या फिर एनालिसिस करके बताती हूँ उसको अच्छे से अप्लाई करिए. जैसे इसमें एक और चीज अप्लाई हो सकती थी आपकी. वो क्या था मैंने आपको बार बार एम्फसाइज करती हूँ मैं कि ऑड वन आउट देखो ऑड वन आउट देखो. कभी कभी मेरे से भी ये चीज स्किप हो जाती है. ठीक है इसीलिए ये चीज स्किप ना हो ये चीजें दिमाग में रही इसलिए इसको बार बार रिवाइज किया करो बार बार देखा करो बार बार अप्लाई किया करो. क्या लगेगा ऑड वन आउट. देखिए अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम सारी की सारी आपकी क्या है स्टेट्स आ रही है. एक तो स्टेट आ रही है दूसरी क्या आ रही है कि ये आपके मेन लैंड से जुड़ी हुई है. ठीक है इंडिया के मेन लैंड से जुड़ी हुई है. अगर इसमें हम ऑड वन आउट देखेंगे वो लक्षद्वीप के जो एक आइलैंड है तो आप इस पे जा सकते थे. समझ आ रही है. सो ये चीजें मेरे से भी स्किप हो जाती है. बट जितना आप हो सके एनालिसिस को अच्छे से देखिए अच्छे से अप्लाई कीजिए. यही चीज आपकी वो जो रेड रिवर वाला क्वेश्चन था उसमें भी अप्लाई हो रही थी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई होती है. तो हम क्या करते हैं ना इसको निग्लेक्ट कर देते हैं कभी कभी. ठीक है सो ऐसा मत करो अच्छे से करिए. ठीक है चलिए नाउ लेट्स मूव टू इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स में आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. पहला वो पूछ रहा है बोल रहा है दैट रियल जीडीपी जो है कैलकुलेट की जाती है बाय वैल्यूइंग आउटपुट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कॉमन प्राइसेस. देखिए एक होता है हमारे पास रियल जीडीपी और एक होता है हमारे पास नॉमिनल जीडीपी. जो रियल जीडीपी रहता है उसमें क्या होता है रियल का मतलब प्रॉपर रियल. इसमें क्या होता है जो आपका इन्फ्लेशन होता है वो एडजस्ट किया जाता है. ठीक है अब हो सकता है एक साल में प्राइस बढ़ गए हो एक साल में प्राइस घट गए हो. ठीक है तो वो जीडीपी पे भी तो फर्क लाएंगे ना. तो रियल में क्या होता है कि प्रॉपर रियल रियल में क्या रहता है आपका एक बेस ईयर रहता है कि हम क्या करेंगे इस साल से देखेंगे और कॉमन प्राइस पे देखेंगे. ठीक है ऐसे जो फ्लक्चुएट करते रहते हैं ना आपके प्राइसेस की अनियन के प्राइस अब बढ़ गए फिर कम हो गए फिर ऐसा हो गया तो फ्लक्चुएटिंग नहीं देखेंगे बेस प्राइस ले लेंगे कॉमन प्राइस ले लेंगे. उस पे हम क्या करते हैं रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं. ओके वहीं पे आपका आता है दैट व्हाट इज योर पोटेंशियल जीडीपी. देखिए पोटेंशियल जीडीपी वो होता है पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि आपकी जीडीपी में क्या पोटेंशियल है. रियल जीडीपी होती है जो एक आपकी इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है अगर जितने भी रिसोर्सेस आप उसको अच्छे से एम्प्लॉय करते हो. ठीक है मतलब फुल कैपेसिटी पे आपके रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन हो रहा है. अब क्या होता है जैसे आपके मिनरल्स हैं अब सारे के सारे मिनरल्स तो आप प्रोड्यूस नहीं करते होंगे है ना. कुछ जो मिनरल्स होते हैं हमारे वो हमारे पास सोर्सेज हैं रिसोर्सेज हैं बट हम हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको क्या करने के लिए हार्नेस करने के लिए. ठीक है सो पोटेंशियल है बट हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. पोटेंशियल इसलिए तब हो जाएगा जब हम अपने सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए. जैसे रियल जीडीपी में क्या होता है इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है बट नॉमिनल जीडीपी क्या होता है आपका इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता.
ठीक है, कि जैसे कि इस बार ज्यादा इन्फ्लेशन है, कम इन्फ्लेशन है, ये सब चीजें एडजस्ट नहीं की जाती। जिस क्वार्टर में ये फाइंड की जाती है नॉमिनल जीडीपी, उस क्वार्टर में कितना इन्फ्लेशन है, कम है, ज्यादा है, वही सब लिया जाता है, एडजस्ट नहीं किया जाता। फाइन। अब इसने क्या चीज बोली है, दैट आउटपुट्स होता है ईयर्स एट कांस्टेंट प्राइस पे। देखो कांस्टेंट नहीं होता, आपका प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है, अभी इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, कभी कम होगी, तो फ्लक्चुएट करता है, इसमें कोई आप बेस ईयर नहीं लेते हो। मेजरली आप क्या करते हो, क्वार्टर्स का जीडीपी देखते हो या फिर सालों का जो भी है। नेक्स्ट इज रियल जीडीपी इज द पर कैपिटा इन रेशो होता है रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, बिल्कुल सही है। सो आंसर वुड बी योर सी पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर की वजह से। जैसे कि जैसे मैं हूं, मेरे को हायर करना है एक ऐसा एम्प्लॉय, मेरे को चाहिए जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको स्किल होनी चाहिए, ठीक है। बट वो जो नेक्स्ट इंसान आ रहा है उसके पास वो चीज ऑफर करने को नहीं है। इट मीन्स अगर उसके पास वो चीज ऑफर करने को नहीं होगी तो मैं उसको क्यों एम्प्लॉय करूंगी, नहीं करूंगी ना। सो दैट इज योर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कि स्ट्रक्चर की वजह से, कि व्हाट एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर, द एम्प्लॉय और द पर्सन इज नॉट एबल टू ऑफर, ठीक है, वो उसको ऑफर नहीं कर पा रहा है जो उसको चाहिए। सो दैट इज योर स्ट्रक्चर। तो इसमें भी वही बोला कि मिसमैच हो रहा है रीजनल ऑक्यूपेशन और जो पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसीज हो रही है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि उनको चाहिए ऐसा बंदा जो टेक्निकल काम कर पाए, ठीक है, बट वो जो नेक्स्ट आ रहा है वो अपना लेबर फोर्स ही दे पा रहा है, तो वो कैसे मैच होगा, मिसमैच हो रहा है। सो दैट इज योर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है, अ, इसमें जो आपका टोटल आउटपुट है ना उसको अफेक्ट नहीं होता। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ इन योर हाउस देयर आर 10 पीपल, फाइन, और आपका एक फार्म है, और उस फार्म में जब आप काम करते हो तो वो 3 बंदों से भी काम चल रहा है, ठीक है। अब वो 10 के 10 वहां पे काम कर रहे हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट नहीं होगी। अगर वो चले जाएंगे तो भी अफेक्ट नहीं होगा, और अगर रहेंगे तो भी अफेक्ट नहीं होगा। तो ऑन एन एवरेज अगर 3 बंदे काम कर रहे हैं तो भी प्रोडक्टिविटी सेम है, 10 बंदे काम कर रहे हैं तो भी प्रोडक्टिविटी सेम है। इसका मतलब क्या होगा कि जो बाकी के 7 बंदे हैं वो तो अनएम्प्लॉयड ही रहे ना, उनको तो, उनके लेबर फोर्स के लिए तो कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही। दैट इज योर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब व्हाट इज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका रिसेशन चल रहा होता है, ठीक है, रिसेशन चल रहा होता है कि डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। अब सप्लाई कम हो रही है तो फैक्ट्री में जो लेबर्स एम्प्लॉय किए गए हैं उनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो वो ले ऑफ करना स्टार्ट होते हैं। आजकल बहुत चीज चल रही है ना, ले ऑफ करना, कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, ठीक है। अब फिर रिसेशन के बाद जब आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड करना स्टार्ट करेगी ना, तब फिर से उनकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी, उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फिर से डिक्रीज करना करना स्टार्ट हो जाएगा, लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सो ये साइकिल आपका चलता रहता है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ द सिचुएशन इन एन इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग स्लोली, ऐसी इकोनॉमी जो धीरे धीरे आपकी ग्रो कर रही है, बट उसके साथ रैपिड इन्फ्लेशन भी हो रही है। तो यहाँ से तो आपको, यहाँ से डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे बोल रहा है स्टैग्नेंट हो रही है और यहाँ पे बोल रहा है इन्फ्लेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली इट वुड बी स्टैग्फ्लेशन। बाकी के टर्म्स देखते हैं। स्टैग्नेशन का मतलब क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रही है बट बहुत स्लो हो रही है, मतलब एक स्टैग्नेंट होके रह गई है। डिफ्लेशन क्या होता है, देखो इन्फ्लेशन होता है प्राइस का राइज होना, दैट इज इन्फ्लेशन। वहीं पे डिफ्लेशन क्या होता है, डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस का डिक्रीज होना, दैट इज डिफ्लेशन। रिसेशन क्या हो जाता है आपके पास, रिसेशन होता है कि आपका, मेनली हम ये चीज देखते हैं कि जो आपकी इकोनॉमी है या जो जीडीपी है वो नेगेटिव में जा रही है कॉन्जेक्टिव ईयर्स में, ठीक है, 2 consecutive years में, सॉरी 2 consecutive quarters। फाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, द इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन। देखो कि गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेंडिंग को बढ़ाया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चीज आ रही है ना, स्पेंड हो रहा है।
सो दैट वुड बी योर क्राउडिंग इन, अंदर आ रहा है पैसा, ठीक है। अगर बाहर जाएगा दैट इज योर क्राउडिंग आउट, पंपिंग आउट इज ऑल्सो बाहर आप कोई चीज कर रहे हो, फाइन। Next is the asset or assets that a borrower pledges. For example, you are going to a bank for a loan, ठीक है, कि आपको लेना है, लोन लेना है, तो आप कुछ ना कुछ उनके पास रखोगे एज अ सिक्योरिटी, मैटर ऑफ सिक्योरिटी की, ठीक है। इफ आई विल बी नॉट एबल टू रीपे माई लोन, सो सिक्योरिटी ये होगी, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, कोलेटरल होता है। अब बॉन्ड की बात कर रहा है, बॉन्ड हम गवर्नमेंट नहीं है। बॉन्ड क्या होता है कि गवर्नमेंट इशू करती है, जब वो उसको पैसा चाहिए होता है ना, तो वो बॉन्ड्स को इशू करती है कि आप ये बॉन्ड्स रख लीजिए, हमें पैसा दे दीजिए, और इतने इतने इंटरेस्ट रेट पे हम, मतलब गवर्नमेंट का बॉन्ड बहुत सिक्योर रहते हैं, क्योंकि अगर वो दे रहा है तो वो इन फ्यूचर उनको पैसा वापस करेगा, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, the percentage by which the money the borrower pays back, तो उसने ज्यादा पे किया, जब उसने वापस पे करता है अपना लोन, तो उसने ज्यादा किया जितना उसने बोरो किया। देखो दैट इज योर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इसमें जो इन्फ्लेशन है आपने उसको एडजस्ट ही नहीं किया, ठीक है। इन्फ्लेशन को आपने कंसीडर नहीं किया, फाइन, एडजस्ट नहीं किया। रियल इंटरेस्ट रेट होता तो आप उसमें क्या करते, इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट कर लेते, ठीक है। तो आपको इतना नहीं पे करना पड़ता जितना इसमें एक्सीड कर गया। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, मनी है इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ मनी। देखो इंटरमीडिएट होता है, वैल्यू रहती है उसकी, एक यूनिट ऑफ अकाउंट है। अब वो कंजप्शन को कैसे रेगुलेट करेगा, कोई चीज कंज्यूम करेगा, दैट वोंट, मनी वोंट रेगुलेट दैट, राइट। सो आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट इज अ सिचुएशन वेयर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी। देखो इसमें क्या होता है, जो रियल जीडीपी है आपकी वो कम है देन पोटेंशियल जीडीपी, आपकी जितना पोटेंशियल है उससे कम है, सो दैट विल बी योर रिसेशनरी। कम है तो दैट विल बी रिसेशनरी गैप, ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज डिमांड साइड इन्फ्लेशन, क्या होता है? डिमांड साइड इन्फ्लेशन क्या होता है कि किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ता है। डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस तो बढ़ाएंगे ना वो। दूसरी चीज है सप्लाई साइड। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज की सप्लाई बहुत कम है और आप लोगों को चाहिए, तो सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, उस चीज का भी प्राइस बढ़ जाएगा, फाइन। सो दैट इज इन्फ्लेशन। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रिसीट्स। जितना भी आपका रिसीट है उससे ज्यादा अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, व्हाट इज दैट? दैट्स अ फिस्कल डेफिसिट। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी डेफिसिट, क्या होता है? व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? तो प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है, वही है, मतलब जितना उसने एक्सपेंडिचर किया है टोटल रिसीट्स में से, बट इसमें से आपकी एक और चीज माइनस होती है, जितनी आपने पुरानी बोरोविंग्स ली थी अब वो वापस भी तो करोगे ना आप, ठीक है। तो वो माइनस करके दैट इज योर प्राइमरी डेफिसिट। नाउ व्हाट इज करंट डेफिसिट? एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है। देखिए अगर मैं क्या करती हूँ ना, बाहर गई मैं, ठीक है, कोई भी कंट्री में गई और मैंने वहां से कोई चीज खरीदी, वापस आ गई, तो वो किस में काउंट होगा? वो इम्पोर्ट में काउंट होगा, क्योंकि हमारा पैसा बाहर गया ना, ठीक है ना, हम वहां पे स्पेंड करके आ गए तो चीज तो उनकी आ गई अंदर, ठीक है। वैसे अगर इम्पोर्ट आपका ज्यादा है और एक्सपोर्ट आपका कम है तो दैट वुड कम अंडर करंट अकाउंट डेफिसिट में आ जाएगा। कैपिटल आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया और जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं आया है, ठीक है, उससे कम ही आया है, जितना इन्वेस्टमेंट किया उससे कम आया आपका। सो आंसर वुड बी फिजिकल डेफिसिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सचेंज रेट। स्टेट द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अदर करेंसी। ये तो आपको पता ही है क्या एक्सचेंज रेट रहता है, जैसे कि हमारा रुपी का क्या स्टेटस है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, क्या एक्सचेंज रेट है, कि अगर $1 होगा दैट इज अराउंड 80 रुपीज, ठीक है ना। सो वैसे ही इसका आंसर क्या होगा, उसने बोला है, देखिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स वो रेट्स होते हैं जो गवर्नमेंट डिसीजन मेंटेन करते हैं बाय गवर्नमेंट एक्शन। बिल्कुल सही है, उसने करेक्ट पूछा है क्या? हाँ। अगर आप ये देखोगे उसने बोला था अंडर द ब्रेटन वुड सिस्टम जो एक्सचेंज रेट होता है वो किसके टर्म्स में होता है, राइज और फॉल इन द प्राइस ऑफ गोल्ड? नहीं। पहली बात तो राइज एंड फॉल ऑफ तुम्हारा प्राइसेस रहते हैं जो भी तुम्हारे गुड्स एंड सर्विसेज के हैं, और इसमें गोल्ड नहीं देखा जाता, डॉलर्स के उसमें देखा जाता है, ठीक है।
And under the classical gold standards, the exchange rate are fixed in terms of prices of dollar. गोल्ड है तो गोल्ड के उसमें ही देखा जाता है. फाइन. क्या किया जाता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी करेंसी है, हमारी करेंसी इंडियन रुपी है या किसी की कुछ और होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज के अकॉर्डिंगली एक अमाउंट ऑफ गोल्ड इशू किया जाता है. ठीक है, वो इसके अंडर होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा. सो आंसर वुड बी दिस. ये आंसर हो जाएगा आपका. नाउ मूव टू सीरियस टू 2021. इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग में लीड टू द मूवमेंट. देखो फर्स्ट, व्हाट इज डिमांड कर्व. डिमांड कर्व में क्या होता है कि आपकी डिमांड कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस. ठीक है, प्राइस बढ़ा, हो सकता है डिमांड कम हो गई आपकी. प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई. सो दैट इज योर डिमांड कर्व. तो किस पे डिपेंड करता है, इजी था, दैट इज चेंज इन इट्स प्राइस. नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ चोजन एक्टिविटी. देखिए, ये मैं आपको सिंपल उसमें बताती हूँ. व्हाट इज दिस, कि आपने कोई चीज कर दी, ठीक है, बट उसका जो ऑल्टरनेटिव था, बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपके पास था, बट आपने उसको चूज नहीं किया, आपने कोई और चीज चूज कर ली. ठीक है, मतलब कि आपने वो अपॉर्चुनिटी जाने दी. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्या है, टाइम है, पैसे हैं. आपने क्या किया, वो टाइम जाके मूवी देख ली, पैसे उसमें लगा दिए, बट आप वो टाइम किसी और चीज में भी यूटिलाइज कर सकते थे, कोई इंपॉर्टेंट चीज में यूज कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम आने वाला है और आपको स्टडी करना था, ठीक है, तो आपने एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को छोड़ दिया. ठीक है, सो दैट इज द वैल्यू होती है ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, दैट इज गिवन अप, जो आपने छोड़ दिया. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉरेंस कर्व. देखिए, ये कर्व वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है. सो फर्स्ट वी हैव इज लॉरेंस कर्व. क्या होता है लॉरेंस कर्व. लॉरेंस कर्व होता है कि आपका कितना इनइक्वालिटी आ रहा है. जैसे कि कर्व बनाया जाता है, उसमें बताया जाता है कि कितना इनकम इनइक्वालिटी, किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है, ये इनइक्वालिटीज बताता है. सो फर्स्ट इज योर, ए का आ जाएगा 3. चलिए, नेक्स्ट है अपने पास फिलिप्स कर्व. अब फिलिप्स कर्व किसके लिए होता है, दैट इज फॉर इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. फिलिप्स कर्व क्या बताता है कि जो इन्फ्लेशन रहता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट. उसका मानना ये है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा. समझ रहे हो, मतलब इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और अनएम्प्लॉयमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट वी हैव इज द एंजल कर्व. अब एंजल कर्व या एंगल कर्व जो भी है, क्या बोलता है, इट इज अबाउट कि जो भी तुम्हारा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है वो डिपेंड करता है तुम्हारे हाउस होल्ड इनकम पे, कि जैसे तुम जितना कमाओगे उतना ही स्पेंड करोगे ना. दैट इज ऑल अबाउट एंजल कर्व. एंड व्हाट इज लेफर कर्व. लेफर कर्व जो होता है वो आपके ऐसे आता है लेफर कर्व. इसमें वो क्या बताता है कि जैसे जैसे आप टैक्स रेट बढ़ाओगे ना, तो आपका टैक्स रेवेन्यू भी, टैक्स रेट आपने बढ़ाया तो जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा. बट एक पीक टाइम आएगा जब आपने टैक्स रेवेन्यू आपका हाईएस्ट पे होगा, तब भी आपका टैक्स रेवेन्यू हाईएस्ट पे होगा, बट एक टाइम आएगा जब पीक पे होगा और उसके बाद वो डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाएगा. समझ रहे हो, क्योंकि देखिए, आप ऐसा नहीं है ना कि आप लोगों पे टैक्स लगा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लगा रहे हो. एक टाइम आएगा कि ठीक है आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट उसके बाद वो डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाएगा. कोई भी विलिंग नहीं होगा टू पे टैक्स. अभी नहीं भरते हैं लोग टैक्स, तो टैक्स इवेजन की कितनी प्रॉब्लम है. चलिए, तो द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है, कंटेक्स्ट ऑफ सोशल सर्विस स्पेंडिंग इन इंडिया ड्यूरिंग दिस, ट्रू है. देखो, वो बोल रहा है कि जो एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर है वो 5% ऑफ जीडीपी है. देखो, अभी तक नहीं हुआ 5% जीडीपी का, आई थिंक. ठीक है, ये 2 3 4 पे ही चलता रहता है. हेल्थ पे भी आपका 2 पे ही चलता रहता है, 2 या 3. सो हेल्थ सेक्टर 10% नो. सो ये तो आप सुन के ही, आप देख के ही पता लगा लोगे दैट गलत है. आंसर वुड बी सी. नेक्स्ट अपने पास है, वो बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, रिपोर्ट आई थी 2020 की, उसमें जो एचडीआई कंपोनेंट्स थे उसमें कहाँ पे इंडिया ने इम्प्रूव किया है. इम्प्रूव्ड पूछा है, ये नहीं पूछा कि इंडेक्स कौन कौन से है, तो इम्प्रूव पूछा है कंपोनेंट कौन कौन से. सो दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी में था और जीएनआई.
सो 1 and 3 आंसर है इसका। बाकी ये सारे के सारे आपके इसके क्या है, कंपोनेंट्स हैं। फाइन। जितने भी इंडेक्सेस है इसका पीडीएफ में मैं दे दूंगी। ये देखिए आप इंडेक्सेस हैं पूरे, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये सब। सो ये भी मैं आपको डाल दूंगी उसमें टेलीग्राम पे, ठीक है, देख लेना। अब वो बोल रहे दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ अ प्योर वॉलंटरी। देखो एक तो प्योर बोल रहा है, दूसरा वॉलंटरी एक्सचेंज बोल रहा है। प्योर वॉलंटरी है, खुद की मर्जी से करे और एकदम प्योर है, कोई नेगेटिव साउंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि बोथ गेन है और विन विन सिचुएशन है। Next we have is which one of the following is a typical example of monopolistic. Now what is monopolistic competition? Monopolistic competition में क्या होता है कि जो आपके सेलर्स होते हैं, कुछ आपके सेलर्स हैं, वो आपके सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, आइडेंटिकल नहीं है बट सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ठीक है, जैसे सोप है मार्केट का, मार्केट के सोप में बहुत सारे सेलर्स हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बट अलग अलग सोप बेच रहे हैं, बट सिमिलर तो है ही है ना, यूज तो उनका सेम ही है। सो दैट इज योर मोनोपोलिस्टिक। एक होता है मोनोपोली, कि सिर्फ वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, दैट इज द मोनोपोली। ठीक है। एंड एक और होता है ओलिगोपोली। उसमें क्या होता है ना, आपके कुछ दो या तीन, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, दो तीन ही होते हैं मार्केट में, सेलर्स होते हैं जिनकी मोनोपोली चलती है। मतलब कुछ ही सेलर्स हैं जो, उन्हीं के पास आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे और उन्हीं की क्या होती है, एक टाइप की मोनोपोली होती है, दैट इज ओलिगोपोली। ठीक है। और क्या रह गया, एक होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, जब भी आप एंटर करना चाहते हो मार्केट कर सकते हो, एग्जिट करना चाहते हो, और सेम प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो। ठीक है। जैसे अगर एक बंदा लाइफ बॉय बेच रहा है तो सब लाइफ बॉय बेच रहे हो, तो ये सब रिटेल मार्केट्स में आप देख सकते हो होता है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट। सो सीरीज वन 2021 इज ऑल्सो डन। सो जो नेक्स्ट अपने पास है दैट इज सीरीज वन 2022। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिया था। इकोनॉमिक एनालिसिस थे आपके दादा भाई नारोजी, उन्होंने बुक भी लिखी थी। आरसी दत्त भी थे आपके। तो अब आप क्या हो सकते हो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी यूपीएससी का फेवरेट, इफ यू वांट टू टेक अ रिस्क देन टेक अ रिस्क ऑन द ऑप्शन जिसमें ऐसा कुछ होगा जो यूपीएससी का फेवरेट है या बार बार वो पूछता है, ऑप्शंस में पूछता है। तो दादा भाई नौरोजी तो वैसे भी बहुत बार पूछे गए हैं, बाकी आपके जो यूपीएससी कंडक्ट कराते हैं एग्जाम उसमें भी पूछे गए हैं। फाइन। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट करता है इनपुट इन टर्म्स ऑफ टूल्स। देखिए टूल्स है, मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड है। तो ये क्या होगा, कौन सा स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होगा, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। सी ये फिजिकल कैपिटल है, फिजिकली मतलब वो प्रेजेंट है वहां पे, तो वहां पता ही चल रहा है आपको। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल क्या आ जाता है, आपका स्किल वगैरह जो भी रहता है। ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। एक होता है अपने पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा आपके पास क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी आपकी फॉरेन एंटिटी आ रही है और वो कोई भी सेटअप कर रही है अपना बिजनेस आके इंडिया में, दैट इज योर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और उसमें टाइम लगता है उसको वो चीज फ्लरिश होने के लिए। बट वहां पे आपका जो फॉरेन पोर्टफोलियो रहता है, फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रहता है, उसमें क्या होता है, सिंपली आपका आप शेयर वगैरह बाय करते हो। ठीक है, सिंपली आपका क्या होता है, इक्विटी शेयर्स इनको आप बाय करते हो। ओके। और एफडीआई में क्या हो जाएगा कि जो भी आपकी फॉरेन कंपनीज होती हैं, उनकी जो सब्सिडियरीज होती है ना, वो आपके इंडिया में आ जाती है। ठीक है। और जो मेजोरिटी जो उनके शेयर्स होते हैं, जो इक्विटी होती है, वो कौन सी कंपनीज में होती है, इंडियन कंपनीज में अगर होंगी तो भी आपका एफडीआई हो जाएगा। फाइन। और ये आप बोल सकते हो कि नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, कि इसमें कर्जे वर्जे का कोई इशू नहीं होता है। और ये वाली जो कंपनीज होती हैं, ये पूरी की पूरी तरह कौन एक्सक्लूसिवली कौन इसको फाइनेंस करेगा, फॉरेन कंपनीज ही इसको फाइनेंस करती हैं। ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कोई फॉरेन एंटिटी है, वो आके यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर रही है। ठीक है। अगर आपको ये फिर भी नहीं आ रहा होता
तो अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो इसमें भी आपका ऑड वन आउट काम करेगा। यहाँ पे भी स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा है, यहाँ पे भी इंडियन स्टॉक मार्केट, यहाँ पे भी इंडियन स्टॉक मार्केट, मतलब यहाँ पे भी बाय कर रहा है, यहाँ पे भी इन्वेस्ट, यहाँ पे भी बाय कर रहा है। तो इसका मतलब ऑड वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो क्या कर रहा है, सेटअप कर रहा है। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा है जो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड, जो डिमांड है, फॉर एग्जांपल मेरे को ये चीज चाहिए तो उसकी डिमांड रहती है ना, तो वो किस पे डिपेंड करेगा। गुड्स का ओन प्राइस, ऑब्वियसली हम प्राइस देखते हैं ना खरीदने से पहले। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अगर उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का भी प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है तो भी डिमांड उसकी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट गुड, फॉर एग्जाम्पल कि आप मोबाइल फोन खरीदते हो, ठीक है, अगर आपको एक महंगा मिल रहा है आपको और उसका एक सब्स्टिट्यूट सस्ते में मिल रहा है तो ऑब्वियसली डिमांड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इसीलिए चाइनीज फोन इतने ज्यादा चलते हैं। नेक्स्ट इज प्राइसेस ऑफ इनपुट्स इनटू प्रोडक्शन ऑफ द गुड। देखिए अगर आप एक गुड को प्रोड्यूस कर रहे हो, वो हमारा मैटर नहीं है, वो जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसका मैटर है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा पैसे लग रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने के, इनपुट ज्यादा लग रहे हैं, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, डिमांड पे कोई मतलब नहीं होगा। सप्लाई पे हो सकता है बट डिमांड पे नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट इज रिक्वायर्ड, अगर आप नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हो तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको कम क्वांटिटी में लग सकती है। देखिए लेबर बहुत चाहिए रहता है, कैपिटल तो ऑब्वियसली चाहिए, रॉ मटेरियल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आंसर वुड बी योर लैंड। लैंड आपको ज्यादातर किस में यूज होती है, फार्मिंग एक्टिविटीज में होगी ना। नेक्स्ट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, इसमें क्या होता है, 100 डे का एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि विमेन को आप हायर वेजेस दे रहे हो, गलत। पीपल आर जनरली स्किल्ड नहीं होते, अनस्किल्ड जॉब है ये, ठीक है। एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेड, नहीं ये सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं होती। सो आंसर, उसने बोला है यस, सॉरी, उसने करेक्ट पूछा है तो उसने बोला दैट दिस इज इम्प्लीमेंटेड ओनली रूरल एरियाज, तो बिल्कुल सही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके रूरल एरियाज के लिए है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसने बोला है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स जो है आपके पॉपुलेशन पिरामिड में यूज होते हैं। तो पॉपुलेशन पीरियड पिरामिड में क्या होता है, आपका एज ग्रुप बताया जाता है कि कौन से ईयर्स तक है, और आपके मेल फीमेल बताए जाते हैं, ठीक है। सो आंसर वुड बी योर बोथ 1 and 2। सो द नेक्स्ट वी हैव इज सीडीएस 2 2022। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए उसने बोला है माइक्रो फाइनेंस कंपनी। नाउ व्हाट इज अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कर रही है तुम्हें, मतलब कुछ ऐसी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जिनको ये फाइनेंस करती है। फॉर एग्जाम्पल उनको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या अपने बिजनेस को फ्लरिश करना है, इन्वेस्ट करना है, तो उन छोटी छोटी कंपनीज के पास इतना पैसा नहीं है और ना ही उनके पास कोई सिक्योरिटी रखने के लिए चीज होती है, ठीक है, थोड़ा रिस्की रहता है, तो उनकी डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो फ्लरिश हो जाए, वी हैव माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो क्या काम होता है इसका कि बोरोवर शुड नॉट हैव एनुअल इनकम बियॉन्ड अ लिमिट, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आपकी जो एनुअल इनकम होनी होगी वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द बोरोवर शुड नॉट सीक लोन अमाउंट बियॉन्ड अ लिमिट, ठीक है, हर एक उसमें आप देख सकते हो एक लिमिट रहती है कि आप इसके बियॉन्ड लोन नहीं ले सकते। बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू ऑफर कोलेट्रल, देखिए अगर उसको कोलेट्रल ही देना होता तो वो दूसरे बैंक में जाता, बड़े बड़े बैंक्स में जाता लेने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं होती है रखने की। नाउ द बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू पे एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड, ठीक है। बोरोवर रिफ्यूज नहीं कर सकता, मतलब जितना भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे ऑफर कर रहा है आप वो उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब ये भी कुछ कुछ ऐसी फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं जो अब बैंकिंग, आप प्रॉपर जो बैंकिंग होती है उसको नहीं बोल सकते। अब इसका क्या क्या काम होता है, ये क्या क्या कर सकते हैं। एनबीएफसीज जो होती है कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, बिल्कुल सही है, ये आपके जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरा हो सकता है दे कैन नॉट गिव लोन्स, नहीं, फाइनेंस कंपनी का काम ही क्या है अगर वो लोन ही ना दे पाए, ठीक है ना, ये भी समझने की बात है ना, कि फाइनेंशियल कंपनी तो ऑब्वियसली वो किसके लिए यूज होगा, कि कुछ ऐसे जगहों पे आप लोन दीजिए जिनको जरूरत है, ठीक है। सो दिस वुड बी नॉट करेक्ट। आगे देखिए, ये सारे के सारे आपके जो ऑप्शंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कभी यहाँ से पूछ लेगा, कभी इसको करेक्ट कर लेगा, कभी उसको इनकरेक्ट कर लेगा, फाइन, और ये सीएपीएफ में ऑलरेडी आ चुका है। सो एनबीएफसीज कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन देमसेल्फ, बिल्कुल सही है, वो चेक्स नहीं इशू कर सकते। नेक्स्ट इज कैन नॉट ऑफर डिपॉजिट इंश्योरेंस वगैरह, ये सब ये क्या कर सकते हैं, एनबीएफसीज ऑफर नहीं कर सकते।
चलिए, उसने बोला जो डीपीआईआईटी है उन्होंने रिवाइज किया था बेस ईयर इंडेक्स को और 8 कोर इंडस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर द 8 कोर इंडस्ट्रीज। एंड उसने ये चीज बोला दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज। अगर आप ये ऑप्शंस देखो, आपको पता चल जाएगा कि कोर इंडस्ट्रीज क्या होती है, जो कोर बनाती है प्रॉपर। कोल तो होना ही चाहिए, कोल नहीं होगा तो फिर तो गए। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, सीमेंट, एक रबर है। रबर कैसे आपका कोर में आ जाएगा? ये रबर अगर चलो मैन्युफैक्चर नहीं भी हो तो इतना ज्यादा इफेक्ट होता है, तो कोर में ये नहीं आएगा। फाइन, इजी था ये तो। क्वेश्चन इज द एमएससी एमएसएमईज जो रहती है आपकी कंप्राइज डायनेमिक सेक्टर है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। करेक्ट, कोई गलती है इसमें? नहीं है। एमएसपी जो एमएसएमईज होती हैं उनमें क्या, आपका जो कैपिटल कॉस्ट है वो थोड़ा कम लगता है बाकी उसमें। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड, जो भी आपके बैकवर्ड रीजन है उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल सही है। और एमएसएमईज ने कंट्रीब्यूट किया है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो मेरे को तो इसमें कुछ गलत नहीं लगा, सो दिस वुड बी 3। और जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एन एजेंसी ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। एजेंसी फंक्शन की बात की है। सो यहाँ पे देखिए, ये भी तो फंक्शन है बट उसने एजेंसी फंक्शन की बात की है। एजेंसी फंक्शंस क्या होते हैं? एजेंसी फंक्शंस होते हैं आप एज अ एजेंट काम कर रहे हो, मतलब कि ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आप उनका काम कर रहे हो, ठीक है। तो ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आप क्या करोगे? गवर्नमेंट का क्या काम होता है? इनकम टैक्स लेना। तो आप उनके बिहाफ में क्या करते हो? इनकम टैक्स को एक्सेप्ट करते हो। फाइन। चलिए, नो व्हाट इज दिस। देखिए, यू शुड नो व्हाट इज M0, M1, M2। तो अगर हम सबसे पहले विल सी व्हाट इज M0। M0 आती है जो भी आपकी करेंसी इन सर्कुलेशन होती है, ठीक है। करेंसी इन सर्कुलेशन, जितना भी आपका सर्कुलेशन में चल रहा है करेंसी, दैट इज करेंसी इन सर्कुलेशन। साथ में जितना भी आपका डिपॉजिट है, जितना भी बैंकर्स का डिपॉजिट है, हम जो भी बैंकर्स होते हैं उनका डिपॉजिट है, बैंकर्स का डिपॉजिट होता है ये आरबीआई में, प्लस बाकी के जो डिपॉजिट्स होते हैं आरबीआई में, ठीक है, आरबीआई में। फाइन। नाउ व्हाट इज M1? M1 होता है, सो M0 तो पूरा करेंसी आ गया सर्कुलेशन में, आरबीआई के पास पैसा कितना रखा हुआ है। नाउ व्हाट इज M1? M1 होता है जो भी करेंसी एंड कॉइन्स, so that will be your currency and coins with public। पब्लिक के पास कितनी आपकी करेंसी है, कितना मतलब सर्कुलेशन में चल रहा है, जो पब्लिक के पास करेंसी होती है, ठीक है। प्लस इसमें वो आ जाता है जो नेट डिमांड डिपॉजिट। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट्स? डिमांड डिपॉजिट्स है जो आपका कमर्शियल बैंक के पास होता है, विद कमर्शियल बैंक। जैसे कि हम क्या करते हैं, बैंक्स में सेविंग कराते हैं, तो वो सेविंग अगर हमें डिमांड पे मिल जा रही है, ठीक है, तो दैट इज योर नेट डिमांड डिपॉजिट्स। फाइन। और देखिए, इस नेट डिमांड डिपॉजिट में आपका वो चीज नहीं आती, मतलब कि जितना कमर्शियल बैंक का पैसा दूसरे बैंक्स में भी होता है ना, डिपॉजिट्स होता है, लाइक इंटर बैंक डिपॉजिट्स भी होते हैं, वो चीज नहीं आएगी इसमें। फाइन। चलिए, व्हाट इज M2 दैट विल सी। M2 में क्या होता है, इसमें योर M1 पूरा इंक्लूड हो जाएगा, ये सारा का सारा जो M1 है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। प्लस आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपके सेविंग्स डिपॉजिट्स होते हैं, सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं विद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में भी कराते हो ना, ठीक है। पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्ट ऑफिस जो तुम्हारे सेविंग बैंक्स होते हैं। नाउ व्हाट इज M3? M3 होता है योर M1 आएगा प्लस जो नेट टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। नेट टाइम डिपॉजिट्स होते हैं आपके कमर्शियल बैंक के पास। टाइम डिपॉजिट्स मतलब कि एक सर्टेन टाइम रहता है, उसके बाद ही आप उसको ले सकते हो, डिमांड पे नहीं ले सकते, ठीक है ना। व्हाट इज M4? M4 आ जाएगा आपका दैट M3 प्लस जितना भी आपका टोटल डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन में। फाइन।
जो भी आपका टोटल डिपॉजिट होगा विद पोस्ट ऑफिस में। समझ आया? पोस्ट ऑफिस के सेविंग ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में। नाउ इसमें आपको एक चीज याद क्या रखनी है, दैट जो M1 होता है ये मोस्ट लिक्विड होता है। लिक्विडिटी क्या होती है इसमें ज्यादा होती है ना। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी होता है कि जितना लिक्विड फॉर्म में आपके पास पैसा है, लाइक जब आपने डिमांड किया आपके पास आ गया, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो, दैट इज लिक्विडिटी। और M4 क्या होता है? लीस्ट लिक्विड होता है, ठीक है। नार एक होता है आपके पास नैरो मनी, एक होता है ब्रॉड मनी। नाउ व्हाट इज द नैरो मनी? नैरो मनी आ जाती है आपकी, दैट इज योर M1 एंड M2। M1 प्लस M प्लस नहीं बोल सकते, M1 एंड जो M2 है दैट इज योर नैरो मनी। नैरो मनी क्या रहता है? जब भी आपको चाहिए आप उसको क्या कर सकते हो? निकलवा सकते हो, ठीक है। बट अनदर वी हैव इज M3 और M4। ये क्या होती है आपके पास? ब्रॉड मनी होती है, ठीक है। कि जब भी आप डिमांड कर रहे हो तब आपको नहीं मिलती है, बट कुछ एक टाइम सर्टेन टाइम रहता है, ठीक है। और लिक्विड भी नहीं होती, कम लिक्विड होती है। नाउ इनमें से ऐसा कौन सा है जो सबसे ज्यादा यूज में आता है, वाइडली यूज किया जाता है? दैट इज योर M3। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर वुड बी योर M3 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा वाला जो क्वेश्चन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पूछा ना, वैसे ही आपको इंडियन मॉनेटरी फंड पे आपको CSE 2012 में भी पूछा गया था।